हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। भाई आज हम न्यूमेरिकल से थोड़ा हटके थोड़ा सा थ्योरी की तरफ बढ़ने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर आप लोगों को थोड़ा सा दर्द देता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि सर इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। हाँ, इसमें न्यूमेरिकल अप्रोच भी हम सीखेंगे, लेकिन आज मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बता दूं कि किस तरीके से हमारी थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी चलती है। हम जो 4 लॉज पढ़ते हैं जिसमें से 2 लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके जो सिलेबस में भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी के 2 लॉज के बारे में भी आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूंगा। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर से थ्योरेटिकल का सवाल आ जाए, यानी कि थ्योरी बेस्ड सवाल आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नीट और एनटीए बार बार करते रहते हैं। तो आज हम स्टेटमेंट बेस्ड भी कुछ कुछ चीजें देखेंगे इसमें। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा आज, और स्टेटमेंट बेस्ड तो आप खुद से फाइंड आउट करेंगे। ठीक बात। देखिए, रिवीजन के लिए क्या मोड इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, ये इस पे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है कि आपको ऐसे तैयारी करनी चाहिए, आपको वैसे तैयारी करनी चाहिए, आपको यूट्यूब से करनी चाहिए, आपको हमारे ऐप से करनी चाहिए, आपको क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस करनी चाहिए, टेस्ट बेस्ड प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं। कुल मिला के बात इतनी छोटी सी है कि बिना डेडिकेशन के और बिना मेंटरशिप के इसमें आगे बढ़ना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। देखिए, अगर आप siteon.in पे आएंगे, आप ऑफलाइन कोचिंग में क्लिक करेंगे, तो मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर दूं कि हमारा जो सिलेक्शन बूट कैंप कोर्स है, इट इज लाइव नाउ। बच्चे आना स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चे ऑलरेडी यहाँ हैं, कोर्स भी स्टार्ट एक्चुअली हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करें, तो आपका बैकलॉग अपन क्लियर करवा देते हैं, और आपको बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट मिलता है क्या, पढ़ाई करने के लिए। बिल्कुल आपको मोबाइल की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है, और आपको टीचर का सपोर्ट जो है वो हर टाइम मिलता रहता है। डाउट की फैसिलिटी हमेशा अवेलेबल, और जो भी आपका बैकलॉग रहा होगा वो भी क्लियर अपन इजीली कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। फिलहाल अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। टॉपिक है आपके पास लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं कि आपके पास चारों के चारों लॉ, और पहला लॉ है आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको प्यार से मैं फ्लॉट भी कहता हूं। क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी से प्यार से इसको फ्लॉट भी कहा जाता है। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल थर्मोडायनेमिक्स की नींव है, इसकी जड़ है, और बिल्कुल बेसिक्स है थर्मोडायनेमिक्स का, जिसके ऊपर थर्मोडायनेमिक्स के स्तंभ खड़ा है। क्या है? ये कहता है, देखिए इसका स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है। ये कहता है, देखिए इसका पहला स्टेटमेंट ये है, ये बोलता है कि कुछ भी सिस्टम है, सिस्टम में आपके एनर्जी चेंजेस कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि एनर्जी इज कंजर्व्ड इन अ सिस्टम। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में आप जानते हैं कि मैं बोलता हूं कि इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, डायनेमिक सिस्टम, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। क्या? टोटल एनर्जी is always conserved, is always conserved। कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में टोटल एनर्जी जो होती है वो हमेशा कंजर्व्ड ही रहती है। ऐसा पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है। ये भी कहता है कि द टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। द टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ये बात भी कहता है। देखिए, इसका ये स्टेटमेंट भी अगर आपसे पूछा जाए, इसका मतलब ये भी है कि आप ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकते जो हमेशा के लिए चलती रहे। यानी कि परपेचुअल मशीन का यहाँ पे रोल है ही नहीं। परपेचुअल मशीन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। परपेचुअल मशीन आप समझते हैं ना, कि जैसे अगर ये पेंडुलम है, तो ये पेंडुलम है, ये चलता रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें फ्रिक्शन भी है, इसमें आवाजें भी आएंगी, एयर ड्रैग, तो ये सब इसमें है। तो यानी कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेचुअल मशीन, the construction of perpetual machine, perpetual machine is not possible without, not possible without external work। एक्सटर्नल वर्क के बिना परपेचुअल मशीन का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। और आखिरी में आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सब को जो जोड़ती है बात, वो ये है कि आपके पास सपोज एक सिस्टम है, आपके पास एक सिस्टम है।
अगर वो सिस्टम कुछ काम कर रहा है या फिर मैं बोलूं उस सिस्टम में कुछ इंटरनल एनर्जी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिस्टम हूं तो मेरे पास अगर मैं यहां से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आया हूं तो मैं ऐसे कैसे आया पाऊं, क्या चीज है जो मुझे ताकत दे रही है यहां से यहां आने की, वो चीज क्या है, वो चीज है इंटरनल एनर्जी। दैट इज इंटरनल एनर्जी इन अ सिस्टम इज यूज्ड अप इन टू वेज। इस एनर्जी को मैंने इंटरनल एनर्जी को दो तरीके से यूज किया। एक तो मैंने यहां से यहां आने में कुछ काम किया, दैट इज वो वर्क डन में यूज होगी, और किस में यूज होगी, यहां से यहां आने में मेरे थोड़े से पसीने यानी कि हीट छूटी है, हीट यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। एक्चुअली अगर मैं इसके न्यूमेरिकल अप्रोच की बात करूं तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अरे बोलो यार, क्या आपको बात समझ में आती है? एब्सोल्युटली क्लियर है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि इसी के ऊपर पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बेस्ड है, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देखिए इससे सवाल कितने तरीके के पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा भाई। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास एक एडियाबैटिक है, आपके पास एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक अगर आपके पास प्रोसेस है तो आपका वर्क डन देखिए कितना हो जाएगा, देखिए आपका वर्क डन कितना हो जाएगा। और मैं कहूं एडियाबैटिक प्रोसेस है और एडियाबैटिक प्रोसेस है और कंप्रेशन हो रहा है, और कंप्रेशन हो रहा है, तो आपका डेल्टा यू का साइन क्या होगा, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन मैं यहां से निकाल सकता हूं। देखिए अगर आपके पास एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो मैं क्या क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं सबसे पहले कि क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू 0 है। अब क्योंकि कंप्रेशन है तो याद रखना वर्क डन हमेशा पॉजिटिव, अगर कंप्रेशन है तो वर्क डन इज ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर आपके पास क्या एक्सपेंशन है तो वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा यू आपका डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव। यानी कि मेरा क्या होगा इसमें, मुझे क्या क्या एक कंक्लूजन तो ये मिला कि मेरी इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है, यानी कि माई इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। इतनी बात मुझे पता चली कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, पहली बात मुझे ये पता चली कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। क्या आपको ये बात समझ में आती है? और देखो क्या पता चला, और ये भी पता चला कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी के बराबर है, यानी कि ये भी पॉजिटिव ही है, यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू भी पॉजिटिव ही है। यानी कि सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं हुई है, आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ है, दैट इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। तो सिर्फ इतने स्टेटमेंट से, एडियाबैटिक प्रोसेस कंप्रेशन से मुझे इतनी चीजें पता चली। अब सोचिए अगर कंप्रेशन की जगह मैं एक्सपेंशन कर दूं तो वर्क डन नेगेटिव, डेल्टा यू आपका डिक्रीज हो जाएगा और आपका सिस्टम भी ठंडा हो रहा होगा, दैट इज डेल्टा टी भी आपका नेगेटिव आ जाएगा। अरे बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखिए अगर आपसे मैं कह दूं, अगर मैं आपसे कह दूं कि आपके पास जो प्रोसेस है, आपके पास जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, कैसा है, वो आइसोथर्मल है। और फॉर एग्जांपल मैं कह दूं वो एक्सपेंशन हो रहा है, आइसोथर्मल में एक्सपेंशन हो रहा है, क्या आइसोथर्मल में एक्सपेंशन हो रहा है। तो देखिए कितनी इंफॉर्मेशन मैं यहां से बाहर निकाल सकता हूं। देखिए अगर आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और डेल्टा टी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, यानी क्यू की वैल्यू कितनी, माइनस डब्ल्यू के बराबर हो रही है, क्या क्यू की वैल्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर हो रही है। वर्क डन यहाँ पे अगर की एक्सपेंशन है तो वर्क डन यहाँ पे खुद नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि जो भी हीट होगी सिस्टम के अंदर, इनफैक्ट इस टाइम पे हीट आ रही होगी, यानी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, क्यू की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब ये है, देखिए आप अगर इसको मैं समझाऊं आपको इस तरीके से कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आप कैसे समझेंगे इसको। देखिए आप इसे कैसे समझेंगे कि अगर ये आपका सिस्टम है, इसका मतलब आपने इस सिस्टम को कुछ हीट दी, दैट इज हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, दैट इज क्यू इज पॉजिटिव। और इस हीट देने के बाद ये सिस्टम क्या करेगा उस हीट का, वो इंटरनल एनर्जी तो बढ़ा नहीं सकता क्योंकि आपका आइसोथर्मल है, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो कुछ काम जरूर कर सकता है। और एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा आपका, फिर ये कुछ काम करेगा। सिस्टम क्या करे इस हीट का, सिस्टम इस हीट का करे क्या, वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर सकता, यानी कि इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ा सकता, तो वो क्या करेगा, वो कुछ काम करेगा, दैट इज वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम। तो ये है एक्चुअली में आपका पूरा का पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस तरीके से इसके क्वेश्चन की अप्रोच होती है, ठीक है। अब आप फटाफट से जाके इसके क्वेश्चन लगाइए एक बार और मुझे बताना ये आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो मैं आपको एक बार न्यूमेरिकल अप्रोच भी बता दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आपको होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। बात करते हैं, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम आते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। क्या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसे प्यार से हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इसकी भी बहुत सारे स्टेटमेंट है,
भाई इसके भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन मैं इसको रिड्यूस डाउन करूंगा। देखिए इसमें क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन भी आती है, यानी कि उसके क्लैसियस और क्लैपेरॉन इनके भी स्टेटमेंट्स आते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में वो नहीं है, हमें वो नहीं देखने हैं। क्या क्या देखना है हमें? देखिए ये रिलेट करता है स्पॉन्टेनिटी से। किससे रिलेट करता है? ये रिलेट करता है स्पॉन्टेनिटी से। तो देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, वो सीधा सीधा कहती है कि क्या बोलता है, ये बोलता है कि ऑल दी प्रोसेसेस, या फिर मैं कहूं ऑल दी नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस, ऐसा कहना चाहिए, ऑल दी नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस, नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस in the universe are non-spontaneous। अरे नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं, आर स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल, आर स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल। यानी कि नेचर में जो भी प्रोसेस हो रहा है, यूनिवर्स में जो भी प्रोसेस हो रहा है नेचुरली अकरिंग, उसमें क्या है, आपकी स्पॉन्टेनिटी हाई होती है, वो हाईली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। और उसमें एक और चीज होती है कि प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, हवा का चलना, बारिश जैसे ऊपर से नीचे गिर रही है, तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप गिर रही है, और आपका इरिवर्सिबल है। क्या है? प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल है। अच्छा, इसको इस तरीके से जो आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि इसका ये वाला स्टेटमेंट भी बहुत पॉपुलर है कि द स्पॉन्टेनिटी, हम बोलेंगे द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द यूनिवर्स, या फिर मैं कहूं द डिसऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। क्या? द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। यूनिवर्स की जो स्पॉन्टेनिटी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। या फिर मैं इसको ये कहूं, द यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्सपैंडिंग। यूनिवर्स क्या है? ऑलवेज एक्सपैंडिंग है। हमेशा यूनिवर्स क्या करता है? एक्सपैंड ही होता रहता है। यूनिवर्स हमेशा क्या होता है बेटा? एक्सपैंड ही होता रहता है। इनफैक्ट अगर मैं सेकेंड लॉ के कंक्लूजन की बात करूं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मुझे स्पॉन्टेनिटी से मिलाता है। किससे मिलाता है? ये मुझे स्पॉन्टेनिटी की बात करता है, स्पॉन्टेनिटी से मिलाता है। तो इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन भी है। वो क्या है? वो ये बताता है हमें, ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें बताता है। किसके बारे में? ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। किसके बारे में? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है। और ये फिजिबिलिटी के बारे में भी हमें बताता है। किसके बारे में? ये फिजिबिलिटी के बारे में बताता है, रिएक्शन फिजिबिलिटी के बारे में, कि हमारी रिएक्शन हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पे रिएक्शन फिजिबिलिटी के बारे में ये हमें बताता है कि यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्सपैंडिंग, द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हैं द रैंडमनेस ऑफ द यूनिवर्स आल्सो इंक्रीजेस, टेंड्स टू गो टुवर्ड्स मोर रैंडमनेस। चीजें ज्यादा रैंडमनेस की तरफ जाती हैं। ऑल द नेचुरल अकरिंग प्रोसेसेस। ठीक है, अब देखिए इसमें एक कमाल की बात यह है, ये कहता है कि नेचुरली अकरिंग प्रोसेस क्या है? वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं और इरिवर्सिबल हैं। क्या है? वो स्पॉन्टेनियस हैं और इरिवर्सिबल है। यानी कि यहां पे जो डेल्टा एस इरिवर्सिबल आता है, वो इरिवर्सिबल जो आता है वो जीरो के बराबर नहीं होता। डेल्टा एस इरिवर्सिबल जीरो के बराबर नहीं होता। इनफैक्ट ये क्या होता है? ये तो पॉजिटिव ही होता है। इनफैक्ट ये तो पॉजिटिव ही होता है। ये बिल्कुल बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए इससे आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। आपको मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है। स्टेटमेंट बेस्ड बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन ये जब इंट्रोड्यूस करता है स्पॉन्टेनिटी को, तो आपको ये रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके बारे में बताता है। तो इस रिलेशनशिप में हमारी जो डेल्टा जी है, एक्चुअली ये हमारा अल्टीमेट क्राइटेरिया बनता है। किसका? इट इज द अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। ये स्पॉन्टेनिटी का अल्टीमेट क्राइटेरिया बनता है आगे जाके। क्या इसका अल्टीमेट क्राइटेरिया बनता है स्पॉन्टेनिटी का। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
कह रहे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बनता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिए ये बात करता है, ये लॉर्ड केल्विन द्वारा दिया गया है और ये कहता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो, ये बोलता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो, जब हम एब्सोल्यूट जीरो पे होंगे यानी कि 0 केल्विन पे होंगे, कि द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, या फिर मैं कहूं द एंट्रोपी ऑफ perfectly crystalline system is zero। यानी कि क्या बोलता है, देखिए ये बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए ये एक क्या है, ये एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सिस्टम है और 0 केल्विन पे है, यानी कि अगर मैं 0 केल्विन की बात करूं तो इनकी एंट्रोपी यानी कि ये रैंडमली मूव नहीं करते हैं एट 0 डिग्री केल्विन, सॉरी 0 केल्विन, ये क्या होता है, इसकी डेल्टा एस की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन ये बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन है प्योर क्रिस्टलाइन के केस में, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही हो। कभी कभी क्या होता है कि 0 केल्विन में अगर आपके पास प्योर नहीं है तो ये क्या होता है, प्योर तो कुछ नहीं होता प्योर क्रिस्टलाइन, ये क्या करता है, कुछ ना कुछ एंट्रोपी शो करता है, ये कुछ ना कुछ एंट्रोपी शो करता है, 0 केल्विन पे भी कुछ ना कुछ ये मूवमेंट शो करता है, थोड़ी सी रैंडमनेस इसमें रहती है। तो इस जो बची हुई एंट्रोपी है, इसी एंट्रोपी को नाम दिया जाता है क्या, इसी एंट्रोपी को रेजिडुअल एंट्रोपी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, इसी एंट्रोपी को रेजिडुअल एंट्रोपी भी नाम दिया जाता है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिए आपको बस एक बार याद रखना है, पता होना चाहिए कि क्या है ये लॉ, वरना ज्यादा इसके बारे में आपको बस इतनी इंफॉर्मेशन जितनी मैंने बताई इतनी इंफॉर्मेशन इज काफी। ठीक है, क्या बोला है मैंने, एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सिस्टम आपके पास होना चाहिए, क्या, एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सिस्टम आपके पास होना चाहिए। इनमें एक्चुअली क्या होता है, इनमें एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, क्या होता है, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर इसमें होता है परफेक्टली क्रिस्टलाइन सिस्टम में। ठीक है, अमॉर्फस के लिए क्या होता है, ये किसके लिए है, ये अमॉर्फस के लिए है, ये अमॉर्फस के लिए है। ठीक बात है बेटा, बिल्कुल ट्रू, एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए अगर इतनी बात क्लियर तो देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए ये बात करता है किसकी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बात करता है आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम की, किसकी बात करता है, ये बात करता है थर्मल इक्विलिब्रियम की, किसकी, थर्मल इक्विलिब्रियम की यहाँ पे बात होती है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि आपको सेम टेम्परेचर पे आना है, एक हॉट बॉडी को और एक कोल्ड बॉडी को अल्टीमेटली एक सेम टेम्परेचर पे आना होता है। फॉर एग्जांपल ये कहता है कि आपके पास सपोज ये एक बॉडी ए है और एक ये बॉडी है बी, और एक ये बॉडी है सी, ऐसे मान के चलते हैं कि ये आपके पास, ऐसे भी नहीं करना था, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, हाँ। तो वो बोलता है कि मान लीजिए ये एक बॉडी है ए और इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ टी ए है, ये बॉडी है बी, इसका टेम्परेचर है टी बी, ये बॉडी है सी और इसका टेम्परेचर है टी सी। बिल्कुल सही बात। अब ये बोलता है कि देखिए अगर ये इनकी जो वॉल्स हैं, सबकी वॉल्स कैसी हैं, ये डायथर्मल वॉल्स हैं, कैसी वॉल्स हैं, सबके पास डायथर्मल वॉल्स हैं, डायथर्मल वॉल्स है। इनका टेम्परेचर देखिए फॉर एग्जांपल रैंडम टेम्परेचर देना करते हैं, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, या फिर केल्विन के टर्म्स में बोलूँ, ये मान लीजिए 100 केल्विन है, ये 200 केल्विन है, और ये अब क्या है, ये अब 300 केल्विन है, 300 केल्विन है। तो देखिए अल्टीमेटली क्या होगा, अगर ये डायथर्मल है तो ऐसा एक टेम्परेचर आएगा, ऐसा एक टेम्परेचर आएगा कि ये इसके साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा, दोनों एक टेम्परेचर पे आ जाएंगे, यानी कि ये 200 से इसको बढ़ाएगा और ये 100 से, ये 200 से 100 को बढ़ाएगा और ये 100 वाला इसको 200 को कम करेगा, यानी कि एनर्जी यहां से यहां फ्लो होगी। तो लगभग 150 के बराबर पहले क्या हुआ, दोनों का टेम्परेचर 150 हुआ। लेकिन फिर हमने देखा कि ये इसके साथ भी तो है, यानी कि इसका टेम्परेचर फिर क्या करेगा, ये 150 के बाद क्या करेगा, ये 300 वाले को कम करेगा और ये इसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर इसके साथ बीच में एक टी टेम्परेचर आएगा, कितना, एक टी टेम्परेचर आएगा। फिर ये दिखेगा कि यार इसका टेम्परेचर तो बढ़ चुका है। तो ऐसा करते 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 एक मोमेंट ऐसा आएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा, सब कुछ हटा दीजिए, सब कुछ हटा दीजिए, एक मोमेंट बेटा इसमें ऐसा जरूर आएगा जहां पे इन तीनों के बीच में क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यानी कि इफ TA is in thermal equilibrium with TB and TB is in thermal equilibrium with TC, तो at some point of time TA और TC के बीच में भी एक thermal equilibrium establish हो जाएगा। This is known as zeroth law of thermodynamics। क्या,
दिस इज नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट किसका आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है हीट का। एक्चुअली हीट को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, क्या है ये है क्या, एनर्जी ट्रांसफर। दिस इज एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, लेकिन विदाउट एनी वर्क, हमने कुछ काम नहीं किया, विदाउट एनी वर्क, कुछ काम बिना करे हमारा ये सब काम हो चुका है। जो थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है, दिस इज विदाउट एनी वर्क डन, ये ऐसा बिना काम करे ऐसा काम हमारा हो चुका है। तो देखिए जितनी इंफॉर्मेशन है मैंने आपको चारों लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में दे दी है, इससे ज्यादा की आपको बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, रिक्वायरमेंट किस चीज की है, रिक्वायरमेंट है ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। अब अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस मेरे साथ, तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर एक बता दीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चंस की कैसी अप्रोच रहती है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।